नमस्कार मित्रों, क्या आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं और आपका सपना है एक अच्छी नौकरी पाने का, तो आप अपने सपने को करिए साकार पाथ ऑफ जॉब के साथ, जहां आप पाएंगे ऑथेंटिक जॉब न्यूज़। जॉब पाने के लिए आपका परीक्षा में पास होना आवश्यक है और परीक्षा में पास होने के लिए आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने में महारत हासिल होनी चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसको हल करने के बाद आप विभिन्न परीक्षाओं को पास करने में सक्षम हो सकेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। करंट अफेयर सीरीज नंबर 3 में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ? जी हाँ, सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में भारतीय खिलाड़ी का भी नाम है और वे 59वें नंबर पर हैं और उन्होंने 197 करोड़ रुपए की कमाई की है। और ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है शिखर धवन, ऑप्शन नंबर सी है ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर डी है आपके विराट कोहली। जी हाँ, 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत और विराट कोहली। इनमें से किस खिलाड़ी को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? जो अभी ताज़ा रैंकिंग हुई है जो उसकी फोर्ब्स की, उसमें 100 खिलाड़ियों की सूची में उसमें कौन से हैं जिनको 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? इन चारों ऑप्शन में अभी हाल में ही हुआ है, आपको पता होगा, संभवतः आपको पता होना भी चाहिए। 4 खिलाड़ियों में से कौन से हैं जिनको 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल आपका जो गैस था बिल्कुल सही था। ऑप्शन डी विराट कोहली, विराट कोहली सही हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल, जी हाँ, लगातार 5 साल से सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र खिलाड़ी हैं। जी हाँ, जो 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, उसकी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें एकमात्र ये क्रिकेटर हैं जिन्होंने पिछले साल 66वां स्थान प्राप्त किया था और इस साल वो 7 पायदान की छलांग लगा करके 59वें नंबर पर पहुंच गए। जी हाँ, लास्ट ईयर वो 66th स्थान पर थे और इस साल वो 59वें स्थान पर हैं। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। जी हाँ, 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में, जी हाँ, ये भी नोट करें, कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। जी, और अब इस साल वो 59वें स्थान पर हैं। बिल्कुल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़, जी हाँ, 208 मिलियन लगभग की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये भी नोट करें आप, जो नंबर 1 पर है उनका नाम है आपका कॉनर मैकग्रेगर। जी हाँ, कॉनर मैकग्रेगर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए के दिग्गज खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने करीब 208 मिलियन रुपए में गणना की जाए तो 1517 करोड़ रुपए की कमाई की है और सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की
ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और वो किस राज्य के साथ किए हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर बिहार, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। जी हाँ, कौन सा राज्य है? बिहार है, सिक्किम है, झारखंड है या पंजाब है? किस राज्य ने सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एडीबी ने किए हैं, बताएं किस राज्य में किए हैं। ठीक है ना, किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन होगा इस समझौते के बाद, बताएं कौन सा है वो राज्य। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम है। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य, ठीक पूर्व उत्तर का राज्य है ये सिक्किम। सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर लगभग 18.23 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने कहा है यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह समझौता। पूर्वोत्तर राज्य के जो भी कस्बे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थान हैं या पर्यटन स्थल हैं, उनको यह आपस में जोड़ेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने, जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा। ठीक है ना, अभी हाल में ही घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से लेकर 30 के बीच में, यानी 2 साल के बीच में 2 अभियान भेजेगा। और जो ग्रह हैं उनके ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है बुध ग्रह। जी हाँ, 4 ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसमें नासा 2028 से 2030 के बीच में 2 अभियान भेजेगा, बताएं। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह सही उत्तर है इसका, इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच में 2 अभियान भेजेगा। यह मिशन बेहद खास होने वाले हैं। इसके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच कर पाएंगे। जी हाँ, इसके जरिए ही कर पाएंगे। जो नासा के वैज्ञानिक हैं, जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उसकी वो जांच परख कर पाएंगे। और इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। जी हाँ, इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? जी हाँ, कौन सा देश है जिसने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज के संबंध में हम आपसे एक प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं और उसी के
परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पुनः है। ये एक मिशन जो लॉन्च हुआ है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। जी हाँ, इन चारों में से कौन सा देश है जिसने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के लिए मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? जी हाँ, आपका बिल्कुल उत्तर सही है। आपको विधिवत रूप से ज्ञात है, अगर आपने पिछली सीरीज देखी है। उत्तर है उसका ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन प्रारंभ किया गया है। जी हाँ, इसको प्रारंभ करने के 2-3 और भी कारण हैं। एक पेरिस समझौता है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन है, उसकी दिशा में भी इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है ये, और दशकों तक हम किफायती और आकर्षक स्वच्छ ऊर्जा पा सकेंगे। ये लगभग 3 इसके कारण हैं। इस कारण से इस मिशन को लॉन्च किया गया है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? जी हाँ, कौन से हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिन्होंने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का, भारत के जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं सौरभ गांगुली, उनका 25 साल पुराना रिकॉर्ड अभी तोड़ा है हाल में ही? बताएं। ऑप्शन नंबर ए है कोरी एंडरस, ऑप्शन नंबर बी है डेवॉन कॉनवे, ऑप्शन नंबर सी है फिन एलन, ऑप्शन नंबर डी है टॉम लैथम। जी हाँ, कौन से हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज? कोरी एंडरस हैं, डेवॉन कॉनवे हैं, फिन एलन हैं या टॉम लैथम हैं? जी हाँ, टॉम लैथम। 4 में से कौन है इनमें से? जी हाँ, डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, डेवॉन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान का 25 साल पुराना रिकॉर्ड, पूर्व भारतीय कप्तान जो सौरभ गांगुली थे उनका 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, गांगुली की तरह ये बाएं हाथ के बल्लेबाज थे कॉनवे। कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन पर खेल रहे थे और इस खेलने के दौरान ही उन्होंने गांगुली के 131 रन के, जी हाँ 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गांगुली की तरह जो कॉनवे हैं वो भी लेफ्ट हैंडेड हैं। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ये। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष जो गांगुली हैं ने 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, सब नोट करते जाएं आप। अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकालें और विधिवत रूप से सारे बिंदु नोट करें परीक्षा में आने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। जैसे इसमें मैंने बताया आपको कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यही प्रश्न आ सकता है आपका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष है गांगुली, सौरभ गांगुली।
ठीक है ना। और उन्होंने 1996 में लॉर्ड्स में, ठीक है ना, जो इंग्लैंड में है लॉर्ड्स में, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपना पदार्पण किया था। यही इंपॉर्टेंट है। देख कितने मैंने आपको इतनी बातें बताई, इसमें कितने सारे प्रश्न आपके मैंने पूरे कर दिए। देखिए 1996 में लॉर्ड्स में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और इन्होंने उस समय 131 रन की पारी खेली। और ये लेफ्ट हैंडेड हैं, ये भी एक बिंदु है। कॉनवे भी लेफ्ट हैंडेड है। और जो कॉनवे का और जो गांगुली का जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है वो 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ये भी कितना महत्वपूर्ण है। देखिए कितने साल, मतलब 25 साल लग गए रिकॉर्ड को तोड़ने में। और कॉनवे ने 136 रन के साथ, यानी कि गांगुली से 5 रन ज्यादा बना करके रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। सारे प्रश्न आप लिखते जाए, कोई भी प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री विधिवत रूप से और समय पर मिलती रहे और वे अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठवां प्रश्न है और ये प्रश्न है आपका, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? जी हाँ, नीति आयोग के जो एसडीजी भारत सूचकांक होता है उसकी 20-21 की रिपोर्ट जो आई है उसमें किस राज्य ने, ठीक है ना, जो राज्य बताऊंगा मैं आपको अभी ऑप्शन में, उसमें किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ठीक है ना। लास्ट ईयर भी था उनका और इस साल भी है। और ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर बिहार है। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, जी हाँ पंजाब। और ऑप्शन नंबर सी है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी है केरल। जी हाँ, चार राज्य हैं, बिहार, पंजाब, झारखंड और केरल। इनमें से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में? बताएं कौन सा राज्य है। चलिए बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी नोट करें, ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। केरल नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपना शीर्ष यानी टॉप पर रहा है, ये शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जबकि बिहार का प्रदर्शन जो है वो सबसे बुरा रहा। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक, जी हाँ, सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक होता है ये एसडीजी। जी हाँ, एसडीजी ये है, ये सतत विकास लक्ष्य के लिए एक सूचकांक है ये, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। जी हाँ, ये क्या करता है, देखिए कितने सारे बिंदु निकल के आ रहे हैं इसमें भी, कि एसडीजी जो है वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। एसडीजी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ, जी हाँ 75 नंबर मिले हैं इसको, शीर्ष स्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। जबकि 74, बिल्कुल हाँ, एक नंबर कम रहा उसका, 74 अंक के साथ हिमाचल दूसरे और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 नंबर्स के साथ सेकंड स्थान पर दोनों राज्य रहे हैं ये। और नंबर एक पर रहा है अपना केरल। ठीक है ना, इस बात को नोट करें, कौन सेकंड नंबर पे रहा है। सेकंड नंबर पे दो प्रदेश हैं और 74 नंबर के साथ हैं वो, और 75 के साथ है आपका केरल। ठीक है ना। एसडीजी क्या है, यही मैंने आपको बता दिया है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का यह मूल्यांकन करता है ये। हाँ मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। और आप देख रहे हैं इस समय पाथ ऑफ जॉब। पाथ ऑफ जॉब की करंट अफेयर सीरीज है, सीरीज नंबर 3 है ये। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, कौन सा देश है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हुआ है। ठीक है ना। अभी आपको अगर पता हो, अगर आप विधिवत रूप से समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका 91 ईयर्स की एज में 3 जून 2021 को निधन हुआ है। और इसके आपके ऑप्शन नंबर ए है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है भूटान। जी हाँ, कौन सा है वो बताएं आप मुझे इन चारों में से। मॉरिशस के थे वो, या श्रीलंका के थे, या नेपाल के थे,
या भूटान के थे? चारों हैं। अगर आपने समाचार पत्र पढ़ा है तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पेपर में जो समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा था ये समाचार बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और ये मॉरिशस है, इसका पहला उत्तर आप नोट करें, ए मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। और उनका 91 साल की उम्र में, जी हाँ, 91 ईयर्स की उनकी एज थी। और उनका 3 जून 2021 को निधन हुआ है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रह चुके थे। जी हाँ, देख कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन दोनों पदों पर रहे थे, ये देखिए, है ना, पूछा जा सकता है। देखिए इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं कि अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे थे, पहला। दूसरा, इनकी डेथ कब हुई और ये किस देश के थे, ठीक है ना। और ये तीनों प्रश्न हैं। कोई मैं आपको जो बिंदु बताता हूँ, जो भी आपको मैं प्रश्न की जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, उसको आप नोट करते जाएं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। देखिए चौथा भी निकल के आया बिंदु इसमें से, देखा आपने। अनिरुद्ध जो जगन्नाथ हैं, ये अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। जी हाँ, अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म जो हुआ था 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे और इससे पहले वह देश के प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए कितने सारे बिंदु निकल के आए हैं, कम से कम 4 बिंदु तो हैं ही इसके महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो 4 बिंदुओं को आप विधिवत रूप से अध्ययन करें, नोट करें, सारे बिंदु लिखें, बिंदुवार लिखें इनको। 4 प्रश्न 4 है, जैसे किस देश के थे पहला, और कौन सी डेट थी जब वो एक्सपायर हुए, 3 जून थी 2021, ठीक है ना। और कि दोनों पोस्ट पर रहे थे ये, प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और प्रेसिडेंट भी रहे थे, राष्ट्रपति भी रहे थे और प्रधानमंत्री भी रहे थे, 3 हो गए। और इनको प्रथम भारतीय सम्मान से नवाजा गया था, प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान, जी हाँ, प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। ये देखिए 4 बिंदु हैं, इनको कम से कम 4 बिंदु तो आप नोट करें ही, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 8। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जी हाँ, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 ईयर की एज में निधन हो गया, डेथ हो गई इनकी। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी है अनिल बोरा, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी नंदन बोरा, और डी में है आपके मोहन अग्रवाल। बताइए कौन थे असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और ये प्रख्यात यानी बहुत ज़्यादा ही विख्यात साहित्यकार थे, और 89 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, अभी हाल में ही हुआ है। और नोट करें आप, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नंदन बोरा। लक्ष्मी नंदन बोरा असम के जाने माने साहित्यकार हैं, साहित्यकार रहे थे ये। और बोरा का 3 जून 2021 को अभी निधन हुआ है। इन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका जो पहला उपन्यास था वो था गंगा सिलोनिर पाखी। जी हाँ, लिख लें आप, गंगा सिलोनिर पाखी। और उनके इस उपन्यास को देखिए कितना, मतलब उनका पहला उपन्यास था और कितनी ख्याति मिली उनको कि पहले उपन्यास का जो अनुवाद हुआ 11 भाषाओं में होता है। कितने? 11 भाषाओं में अनुवाद होता है। और 1976 में, ठीक है ना, और 1976 में इस उपन्यास पर फिल्म भी बनती है। पहले उपन्यास से ही छा गए थे। हाँ जी, लक्ष्मी नंदन बोरा जी पहले उपन्यास से छा गए, 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ और फिर इस पर 1976 में एक फिल्म भी बन रही है। और देखिए कितने बिंदु हैं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो व्याख्या कर रहा हूँ, कितने बिंदु हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला इनको, देखिए, है ना। और असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। उन्हें सरस्वती सम्मान मिला और उनको असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अब आप देखिए कितने सारे इनको सम्मान मिलते हैं। असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रहे, सरस्वती सम्मान मिलता है इनको,
असम वैली लिटरेरी अवार्ड मिलता है उनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इनको। पहला उपन्यास गंगा सिलोनिर पाखी इतना विख्यात होता है 11 भाषाओं में जिसका अनुवाद होता है, और 1976 में इस पर फिल्म बनती है। सारे बिंदु आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अभी हाल के करंट अफेयर हैं ये, और ये अभी हाल में जो परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली हैं उनमें इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्याय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? जी हाँ, पुनः सुने प्रश्न को एक बार फिर से। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर दीपक गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है रंजन गोगोई, और ऑप्शन नंबर डी है शरद अरविंद बोबडे। जी हाँ, चार हैं, चारों में से कौन है? दीपक गुप्ता जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, रंजन गोगोई जी हैं, शरद अरविंद बोबोडे जी हैं। बताइए इनमें से। अभी हाल में ही है इनका, इन्होंने पदभार संभाला है। और नोट करें आप, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रहे। अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। और इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जस्टिस HL दत्तू। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे ये जस्टिस HL दत्तू जी, और पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से NHRC में अध्यक्ष का पद खाली था। जी हाँ, दिसंबर से ये पद खाली था, और अब बन गए हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा, और अरुण कुमार मिश्रा से पहले आपके रहे दत्तू जी। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। प्रश्नों की श्रृंखला के अगले प्रश्न में आपका फिर से स्वागत। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय उद्योग परिसंघ, जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर TV नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर बी संजीव बजाज, ऑप्शन नंबर सी पवन मुंजाल, ऑप्शन नंबर डी राहुल सचदेवा। जी हाँ, भारतीय उद्योग संघ का, जी हाँ, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है CII, उसका नया अध्यक्ष इनमें से यानी कि TV नरेंद्रन, संजीव बजाज, पवन मुंजाल, राहुल सचदेवा में से किसको नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल लिखें, नोट करें। TV नरेंद्रन, जी हाँ, TV नरेंद्रन टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। जी हाँ, टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD हैं ये TV नरेंद्रन, और इनको भारतीय उद्योग परिसंघ का अब नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है। जी हाँ, उदय कोटक को रिप्लेस किया है इन्होंने। जी हाँ, उदय कोटक जो थे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO थे। बता दें कि आपको हम यहाँ ये भी कि TV नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जी हाँ, जो TV नरेंद्रन हैं ये 1 नवंबर 2013 से टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। जी हाँ, और अभी हाल में ही इनको भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। TV नरेंद्रन
और इन्होंने रिप्लेस जो किया है, इन्होंने कोटक जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। जी हाँ, इन्होंने कोटक जी को, उदय कोटक जी हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, उदय कोटक जी, उनसे ये पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। बिल्कुल नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, सफलता आपसे अब दूर नहीं है, सफलता पाना अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पाथ ऑफ जॉब खड़ा है आपके साथ, जो निरंतर आपको देगा करंट अफेयर और परीक्षा से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी समय समय पर। आप बने रहिए हमारे साथ और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हमारे साथ करिए हल और अपना सफलता का मार्ग करिए प्रशस्त। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करिए अपने मित्रों को, जिससे उनको भी इस तरह की परीक्षा उपयोगी सामग्री समय समय पर उपलब्ध हो सके। सब्सक्रिप्शन की आशा के साथ, आपका पाथ ऑफ जॉब।